गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हम केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में VACPR थ्योरी से जो हमारे पास टॉपिक है उसमें अप टू sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम देख चुके हैं। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन के साथ में जब रेगुलर ज्योमेट्री रहती है उसके इसमें जो ट्राइगोनल बाइप्रोमेटल स्ट्रक्चर रहता है वो देख चुके हैं। लोन पेयर के साथ में हमारे पास सिंगल लोन पेयर है तो सीसो स्ट्रक्चर, दो लोन पेयर है तो बेंटी शेप स्ट्रक्चर, देन तीन लोन पेयर है हमारे पास तो लीनियर स्ट्रक्चर। ये हम sp3d देख चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ठीक है ना। ये किस तरह के मॉलिक्यूल शो करते हैं ज्यादातर, जिसमें सेंट्रल एटम जो रहेगा है ना, टोटल ओरल ऑर्बिटल कितनी यूटिलाइज करेगा, देखो एक s, तीन p और दो d। ये टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल जो यूटिलाइज करेगा वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल जो रहेगी इसमें सेंट्रल एटम यूटिलाइज करेगा किसके लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे कि जो सेंट्रल मेटल एटम है या फिर सॉरी सेंट्रल एटम है हमारे पास, वो टोटल कितनी ऑर्बिटल यूटिलाइज कर रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आसपास, इट विल यूटिलाइज इट सिक्स वैलेंस सेल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये कितनी वैलेंस सेल यूटिलाइज करेगा अगर कोई सेंट्रल एटम है हमारे पास, तो ये अगर छह वैलेंस सेल अपनी क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है किसके लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, किसके साथ में, सराउंडिंग एटम के साथ। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। तो इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखो फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, पहले केस में अगर हम देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम सॉरी सेंट्रल एटम जो है उसके पास कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो उसके पास सिक्स वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, और सिक्स ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल को सराउंडिंग जो एलिमेंट है उससे ओवरलैपिंग के बाद बनाएगा। तो सिक्स वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन सिक्स किस ग्रुप में रहते हैं, देखो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप नंबर है, अगर जैसे हम देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट जो भी ग्रुप नंबर है उससे अगर हम क्या कर देते हैं, टेन को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाते हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। तो अगर हमें सिक्स चाहिए तो किसमें मिलेंगे, देखो 16 ग्रुप एलिमेंट जो रहेंगे उसमें क्या मिल जाएंगे, हमें सिक्स वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कितने जो वैलेंशियल ऑर्बिटल है वो सिक्स यूटिलाइज करनी है इसे, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट तो मैक्सिमम जो रहती है अपनी फोर वैलेंशियल ऑर्बिटल ही यूटिलाइज कर पाते हैं। तो हमें थर्ड पीरियड एलिमेंट लाइक 16 ग्रुप में थर्ड पीरियड में कौन सा आता है एक बार के लिए हम देख लेंगे। देखो यहाँ पे थर्ड पीरियड में अगर हम देखें, देखो ये 16 ग्रुप है, ये 16 ग्रुप एलिमेंट है। ये कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट है। तो 16 में फर्स्ट पीरियड में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। सेकंड पीरियड में देखें तो ऑक्सीजन है, लेकिन सेकंड पीरियड के साथ इशू क्या रहता है, इसके वैलेंशियल में से फोर फोर ही ऑर्बिटल रहती है तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाता। इसलिए हम कौन सा एग्जांपल देख लेते हैं से सल्फर जो है, हम एग्जांपल के फॉर्म में इसको चेक कर लेते हैं कि सल्फर का कोई एक कंपाउंड ले लेते हैं। तो सल्फर के कंपाउंड से SF6 हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है इसमें देखेंगे, देखो फिर फॉर्मूले के बेस पे देखेंगे तो टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सिक्स, टोटल मोनोवेलेंट एटम लाइक हाइड्रोजन और हेलोजन इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, कोई कैटायनिक चार्ज नहीं है इसके ऊपर, कैटायनिक चार्ज इज इक्वल टू जीरो, कोई एनायनिक चार्ज नहीं है, एनायनिक चार्ज इज इक्वल टू जीरो। तो अगर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज और द टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इन द फॉर्मेशन ऑफ SF6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हाफ ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन माइनस कैटायन प्लस एनायन। तो ओवरऑल देखें तो 1/2। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, सिक्स, मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, सिक्स, कैटायन कितने हैं, जीरो, और एनायन कितने हैं, जीरो। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 12/2 दैट इज इक्वल टू सिक्स। तो टोटल कितनी ऑर्बिटल यूटिलाइज कर रहा है, देखो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज बाय द एटम इज सिक्स। तो अगर सिक्स ऑर्बिटल यूटिलाइज करता है मतलब क्या हो जाएगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, द स्ट्रक्चर विल बी ऑक्टाहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, द स्ट्रक्चर विल बी ऑक्टाहेड्रल, है ना। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो सल्फर में, सल्फर के सराउंडिंग कितने हैं, ये चार फ्लोरीन है। ठीक है, जो कहाँ पे है हमारे पास, इस एक प्लेन में है। ठीक, देन जो दो फ्लोरीन है वो क्या है हमारे आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल कितने, अगर इसमें हम देखें फेसेस कितने फॉर्म हो जाते हैं, देखो तो फोर फेस अबोव द प्लेन। ठीक है ना, ये जो चार फेस है, तीन में से देखो वन टू थ्री, तीन तो दिख रहे हैं एक पीछे वाला, और ये इसी तरीके से चार फेस जो है वो पीछे की तरफ है। तो ओवरऑल कितने फेस बन रहे हैं, देखो क्योंकि एट फेस बन रहे हैं। ठीक है, देर आर टोटल एट फेसेस, देखो द मॉलिक्यूल भी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना, तो sp3d2 में हमारे पास जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल। अगर सारे के सारे बॉन्ड एंगल हम एनालाइज करें देखो तो ये कितने रहते हैं, ऑल द बॉन्ड एंगल आर 90 डिग्री। ठीक है ना, तो sp3d2, अगर हम sp3d2 का क्या कहेंगे, हाइब्रिडेशन कैसे रहेगी, if सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल इज यूटिलाइज। ठीक है, टोटल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मिला के हमारे पास कितने, अगर सिक्स इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो sp3d2 हाइब्रिडेशन रहती है। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए देखें इसमें, है ना। ठीक, तो हम किस पे आ गए हैं, हम देखो sp3d2 इफ देयर आर टोटल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिक्स। ठीक है, देन
total number of hybrid orbital utilized is equal to 6. Hybridization will be sp3d2 and the regular geometry will be octahedral and the all the bond angle will be of 90 डिग्री। सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल रहेंगे वो क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। ये हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट केस है ना, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं। देखो इसमें जब हमारे पास क्या हो, कोई लोन पेयर आ जाए, ठीक है ना, तो sp3d2 प्लस वन लोन पेयर। अगर हम ये केस चेक करते हैं कि अगर हमारे पास क्या हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है और इसके पास क्या है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, देखो सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सॉरी सेंट्रल एटम। देन इसके बाद में कितने, देखो हम देखेंगे तो अगर 6 टोटल ऑर्बिटल है उसमें एक लोन पेयर आ गया, से हमारे पास क्या एक लोन पेयर आ गया, तो स्टिल हमारे पास कितनी ऑर्बिटल बची हुई है, जो सराउंडिंग ऑर्बिटल बची है वो कितनी 5 रिमेनिंग है, ठीक है ना। तो हमारे पास इसमें 5 रिमेनिंग अगर ऑर्बिटल्स है ना, ठीक है, सराउंडिंग ऑर्बिटल कितनी है 5 है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए वैलेंस शेल, 1 2 3 4 5 और 2 7, ठीक है। 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट रहते हैं, देखो 17 ग्रुप एलिमेंट में, ठीक है ना। 17 ग्रुप एलिमेंट में टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7 रहेंगे, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखो जिसके पास 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और सराउंडिंग 5 एटम लाइक ICl5 और IF5, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये क्या है हमारे पास इंटर हेलोजन कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, ठीक। टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन फिर से हम देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, क्योंकि 17 ग्रुप एलिमेंट है आयोडीन, ठीक। तो इसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन विल बी 7, ठीक। टोटल मोनोवैलेंट एटम फिर से अगर हम देखें तो क्या है हमारे यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन ये हेलोजन है, तो टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। क्या कोई कैटायनिक चार्ज है, नहीं है। क्या कोई एनायनिक चार्ज है, नहीं है, ठीक है। तो कैटायन और एनायन कितने हो जाएंगे 0। तो अब अगर हम टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज, कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इसने फॉर्म की है या फिर यूटिलाइज कर रहा है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन माइनस कैटायन प्लस एनायन, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने 7 प्लस 5 माइनस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 12/2 इज इक्वल टू 6। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी यूटिलाइज कर रहा है, देखो 6। अगर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज 6 करता है, ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाती है sp3d2 हाइब्रिडेशन विल बी sp3d2, इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी हमारे पास क्या sp3d2 हाइब्रिडेशन हो जाएगी। अगर हाइब्रिडेशन sp3d2 है प्लस वन लोन पेयर है ना, तो इसमें इसकी जो ज्योमेट्री है उसमें डिस्टोर्शन कैसे आएगा, तो ज्योमेट्री रेगुलर ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, देखो रेगुलर ज्योमेट्री होनी चाहिए इसकी ऑक्टाहेड्रल, मतलब जो रेगुलर ज्योमेट्री मिलनी चाहिए थी वो इस तरीके से मिलनी चाहिए थी कि हमारे पास ऊपर और नीचे सभी तरफ क्या लगा रहता है, इसमें एटम लगे रहते हैं। लेकिन क्या है एक लोन पेयर आ गया है ना, ठीक है। तो ये लोन पेयर कहाँ किसी भी पोजीशन पे हम रख दे चाहे लोन पेयर को, तो भी इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी वो लोन पेयर कहाँ पे आया, देखो किसी भी पोजीशन पे, क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल सेम है, तो आप लोन पेयर कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। तो इसकी अगर ज्योमेट्री देखोगे तो ये क्या हो जाएगी, द स्ट्रक्चर विल बी स्क्वायर पिरामिडल, है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। और अगर हम देखेंगे देखो, तो क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन है तो बॉन्ड एंगल विल बी स्मॉलर देन 90 डिग्री। जो भी इसका बॉन्ड एंगल रहेगा वो क्या रहेगा स्मॉलर देन, द बॉन्ड एंगल विल बी स्मॉलर देन 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल जो रहेगा हमारा रेगुलर जो बॉन्ड एंगल रहता है, ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री में उसके कंपैरिजन में क्या रहेगा ये कम रहेगा, ठीक है ना। तो एक बार के लिए इसको हम अपने ग्रुप से टेली कर लेते हैं, जो हमने चार्ट बनाया है टेबल, ठीक है। टोटल अगर हमारे पास कितने आई जैसे ICl5 में देखा था 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइजेस और टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म 5 + 1 = 6। अगर 6 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल टोटल यूटिलाइज करते हैं बोन पेयर प्लस लोन पेयर, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाती है sp3d2। हाइब्रिडेशन sp3d2 है, तो जो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है उसमें डिस्टोर्शन आता है, और डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री क्या हो जाती है इसकी स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है ना। एंड द बॉन्ड एंगल विल बी स्मॉलर देन 90 डिग्री, ठीक है ना। जो भी बॉन्ड एंगल रहेगा वो क्या रहेगा छोटा रहेगा हमारा 90 डिग्री के कंपैरिजन में, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें अगर हमारे पास क्या है हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp3d2, ठीक है, प्लस 2 लोन पेयर। अगर हमारे पास कितने आ जाए 2 लोन पेयर आ जाए, तो इसका एग्जांपल कैसे एज्यूम करेंगे ये देख लेते हैं। देखो फिर से हम कि टोटल कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सेंट्रल एटम के पास, ठीक है। कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल वो कितनी यूटिलाइज कर रहा है, इस चीज को हम क्या करते हैं उसमें चेक करते हैं ना, ठीक है। तो से सेंट्रल एटम ये है हमारे पास C, है ना। टोटल 2 लोन पेयर आ गए, तो मैं दोनों के दोनों लोन पेयर ये प्लेस कर देता हूँ। अब रिमेनिंग ऑर्बिटल कितनी बची है, देखो 2 ऑर्बिटल तो यूटिलाइज कर ली इसने, 4 ऑर्बिटल अभी भी बची है, तो मतलब 4 सराउंडिंग एटम हमारे पास क्या होने चाहिए इसमें, 4 सराउंडिंग एटम इसके मिलने चाहिए हमको, है ना, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें sp3d2 है, sp3d2 है, और तो टोटल कितने 2 लोन पेयर के सामने टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने रिक्वायर्ड है, देखो एक लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन ये सेंट्रल एटम का 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मींस टोटल 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हमारे पास एग्जांपल एज्यूम करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए। 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं 18 ग्रुप एलिमेंट में,
वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 18 ग्रुप एलिमेंट में क्या मिलेंगे हमें, 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा रहेगा, 18 ग्रुप एलिमेंट में देखें तो मेनली क्या, जिनन और क्रिप्टॉन ही हमारे पास क्या रहते हैं, जिनन क्रिप्टॉन और रेडॉन ही बनाते हैं, ठीक है। और वैसे भी प्लस अगर हम जिसकी वैलेंसी जो 4 एटम से कंबाइंड हो जाए वो जिनन ही है ज्यादातर, जो बहुत सारे एटम से कंबाइंड होता है, तो XeF4 इसका सुटेबल एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। अब XeF4 में अगर हम देखें देखो तो टोटल वैलेंशियल, अगर इसकी हाइब्रिडेशन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, XeF4 की अगर हमसे पूछी जाती है तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8, टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम इज इक्वल टू 4, ठीक है। कैटायन, नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम अप्लाई करने के बाद अगर इसकी टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म और हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज बाय द atoms in the molecule is 1/2 of valential electron plus monovalent atom plus cation, sorry, minus cation plus anion, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा ये माइनस, ठीक है, सॉरी, माइनस कैटायन प्लस एनायन, ठीक। तो 1/2 प्लस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8 प्लस 4 माइनस 0 माइनस, सॉरी, प्लस 0, दैट इज 12/2 है ना, 12/2। तो 12/2 क्या हो जाएगा ये हमारे पास, 12/2 इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास ये क्या यूटिलाइज कर रहा है, 6 ऑर्बिटल जो है वो यूटिलाइज कर रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी, sp3d2, sp3d2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं देखो इसमें, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8 थे, 8 में से 4 यूटिलाइज हुए, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, sp3d2 प्लस sp3d2 प्लस 2 लोन पेयर है। तो अगर ऐसा रहता है तो रेगुलर ज्योमेट्री क्या रहती है इसकी, देखो ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए थी इस तरीके से, है ना। लेकिन हमारे पास क्या है, 4 फ्लोरीन है और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों के दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे ये कौन सी पोजीशन एक्वायर करेंगे, ये जो है आउट ऑफ द प्लेन जो हमें दिख रही है पोजीशन, ठीक है ना, वो वाली पोजीशन को एक्वायर कर लेंगे और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर विल बी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, द स्ट्रक्चर विल बी स्क्वायर प्लेनर, इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, स्क्वायर प्लेनर। तो sp3d2 प्लस 2 लोन पेयर जो रहता है उसमें क्या मिल जाएगा हमारे पास, द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी और द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी स्क्वायर प्लेनर, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। एक बार के लिए अपने चार्ट से हम इसको टेली कर लेते हैं, ठीक। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे 2 लोन पेयर है ना, ठीक है, इफ द मॉलिक्यूल हैव 2 लोन पेयर एंड मॉलिक्यूल में अगर हमारे पास क्या है 2 लोन पेयर है ना? ये 2 लोन पेयर है और 4 लोन पेयर है, तो टोटल लोन पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज जो कितनी है 6 है, ठीक है। अगर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज कर रहा है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी इसकी, sp3d2 में हमने देखा 2 लोन पेयर अगर रहते हैं तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है इसका, स्क्वायर, दैट इज डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री और द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। इसमें जो सारे बॉन्डिंग एंगल रहेंगे वो क्योंकि ऊपर और नीचे से रिपल्शन जो है वो बराबर है, तो बॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये ध्यान रखना, स्क्वायर प्लेनर में बॉन्डिंग एंगल जो रहेगा वो क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है sp3d2 हमारे पास हाइब्रिडेशन कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं sp3d3, ठीक है ना। sp3d3 हाइब्रिडेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेंट्रल एटम है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, ठीक है। तो सेंट्रल एटम हो गया और ओवरऑल कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज कर रहा है, एक एस की, 3 पी की है और 3 डी की ऑर्बिटल है, तो टोटल ओवरऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कितनी होगी, 3 3 6 1 7, टोटल टोटल 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये फॉर्म कर रहा है ना, ठीक। तो इसमें टोटल हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 जो रहेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो रहेगी वो इसमें नोट डाउन करेंगे। तो देखो ओवरऑल कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तेरा 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे कितने रहेंगे हमारे पास, 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो रिक्वायर्ड रहेंगे। तो 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं, 17 ग्रुप एलिमेंट में, ठीक है ना। 17 ग्रुप एलिमेंट में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे, 7, ठीक है। तो 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन अगर 17 ग्रुप का कौन सा एलिमेंट है जो 7 सराउंडिंग एटम से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जो सबसे बड़ा है इसमें आयोडीन, ठीक है ना। तो IF7 जो है ना, वो जो है हमारे पास इस तरीके हाइब्रिडेशन शो करता है। तो अब हम देखेंगे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 7, टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम इज इक्वल टू 7, ठीक है। और टोटल कैटाइनिक चार्ज कितना है इस पे, 0, एनाइनिक चार्ज कितना है इसके ऊपर, 0, ठीक है ना। अब अगर हम देखें इसमें कि ये अ, जो रहेगा हाइब्रिडेशन, अगर हम इसके टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालें कितनी यूज की है इसने, 1/2, टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 7 प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन मोनोवेलेंट एटम इज इक्वल टू 7, कैटायन इज इक्वल टू 0, एनाइन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 7 7 कितना हो गया हमारे पास, 14, 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो टोटल अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी यूटिलाइज कर रहा है, ये 7 यूटिलाइज कर रहा है,
हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, देखो 7 ऑर्बिटल के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp3d3, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल present is equal to the present is 7, then hybridization will be sp3d3। sp3d3 में जो रहेगा हमारे पास स्ट्रक्चर जो रहता है वो क्या रहता है, पेंटागोनल बाइपिरामिड। स्ट्रक्चर विल बी पेंटागोनल, इस तरीके से ये पेंटागन बन जाएगा और ये बाइपिरामिडल, ठीक है ना। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल में अगर हम देखेंगे, ठीक, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो रहेगा, ये जो बॉन्ड एंगल है हमारे पास इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल है ना, ठीक है। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल कितना रहता है यहाँ पे हमारे पास, 360 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 72 डिग्री है ना, ठीक है। इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल 72 डिग्री हो जाएगा। जबकि जो एक्सियल बॉन्ड एंगल है, सभी क्या हो जाएंगे हमारे क्लोरीन, और जो एक्सियल बॉन्ड एंगल है इसमें वो कितना हो जाएगा, एक्सियल बॉन्ड एंगल जो 90 डिग्री। अगर हम ये देखें तो सारे के साथ ये क्या बना रहा है, एक्सियल बॉन्ड एंगल जो बना रहा है वो कितना बना रहा है, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। एक्सियल बॉन्ड एंगल वो कितना हो जाएगा, एक्सियल बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक्सियल बॉन्ड एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो इसके बाद में sp3d3 प्लस 2 लोन पेयर है ना, ठीक है, सॉरी 1 लोन पेयर, sp3d3 प्लस 1 लोन पेयर है ना, ठीक है। sp3d3 प्लस 1 लोन पेयर अगर हम केस देखें तो इसमें क्या होगा, sp3d3 प्लस 1 लोन पेयर में कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रिक्वायर्ड है, देखो इसमें तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो सेंट्रल एटम प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है। तो अगर एक ओवरऑल कितनी थी, 7 ऑर्बिटल थी, उसमें से एक लोन पेयर आ गया तो बच्ची कितनी रिमेनिंग, 6 ऑर्बिटल हमारे पास रिमेनिंग रह गई है, ठीक है। तो सराउंडिंग कितने एटम हो गए, 6। तो एक ऐसा एटम चाहिए जिसके पास टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8। 8 किस में प्रेजेंट रहते हैं, 18 ग्रुप एलिमेंट में जो रहता है हमारे पास 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका सुटेबल एग्जांपल कहाँ से मिलेगा हमें, 18 ग्रुप एलिमेंट से, लाइक कंपाउंड ऑफ जिनन, ठीक है ना। तो जिनन के सराउंडिंग एटम मोनोवैलेंट एटम कितने चाहिए, 6, ठीक है। तो कौन सा रहता है सुटेबल एटम हमारे पास, फ्लोरीन। तो HCl6 जो रहेगा इसका सुटेबल एग्जांपल रहेगा। अब फिर से वही रहेगा हमारे पास, फॉर्मूले के लिए हमें क्या करना रहता है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिनन है, ठीक है। तो जिनोन में कितने रहते हैं हमारे पास, 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, जिनोन 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम इन जिनोन इज सॉरी इन द जिनन हेक्साफ्लोराइड दैट इज HCF6 इज 6 मोनोवैलेंट एटम। कौन कौन से, हाइड्रोजन हो गया, हेलोजन हो गए, सभी के सभी जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं वो मोनोवैलेंट एटम है ना, ठीक। देन कैटायन इज इक्वल टू 0 और एनायन इज इक्वल टू 0 है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 8 + 16 इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 7 है ना, ठीक है। तो फिर हमने देखा था 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास प्रेजेंट, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो रहती है वो अगर यूटिलाइज कर रहा है कोई भी, इफ देयर आर 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d3 और sp3d3 प्लस 1 लोन पेयर है ना। अगर sp3d3 में एक लोन पेयर आ जाता है तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोल देते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, द स्ट्रक्चर विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं बोलते हैं इसको, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाता है ना, ठीक है। इट विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, टोटल VAC-PR के बेसिस पे हाइब्रिडेशन। एक बार के लिए हम डेली कर लेते हैं इसको है ना, ठीक है ना। जो हमारा चार्ट हमने प्रिपेयर किया है उसके बेसिस पे देख लेते हैं कि हमारे पास अगर देखो टोटल 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज्ड और फॉर्म्ड इज इक्वल टू कितनी हो गई, 7। अगर 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज करता है तो इसका मतलब क्या रहता है, एक S 3P और 3D ऑर्बिटल इसने यूटिलाइज की, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी होगी, देखो 7, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3d3। अगर हाइब्रिडेशन sp3d3 है तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर स्ट्रक्चर क्या है इसमें हमारे पास, पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो बॉन्ड एंगल जो रहता है हमारे पास, दो बॉन्ड एंगल रहते हैं, एक्सियल एक इक्वेटोरियल, ठीक है ना। तो जो एक्सियल रहता है वो 90 डिग्री रहता है और इक्वेटोरियल जो रहता है वो कितना रहता है, 72 डिग्री जो रहेगा उसका बॉन्ड एंगल रहेगा। देन अगर एक लोन पेयर आ जाता है, देखो अगर जहां पे भी हमने देखा ना, अगर लोन पेयर आता है तो एक लोन पेयर कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे 7 क्या है हमारे पास, टोटल लोन पेयर है, ठीक है। तो अगर एक लोन पेयर आया है तो ये कितना हो गया हमारे पास, 6 लोन पेयर। तो टोटल 6 + 1 इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी, sp3d3, ठीक है। देन स्ट्रक्चर विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल विल बी द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया है अभी तक, VAC-PR के बेसिस पे ज्योमेट्री कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला ही MP सेट का टॉपिक है और MP असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसके लिए जो सिलेबस दिया है उसमें पहला ही टॉपिक है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन एंड VAC-PR, ठीक है। तो इसके जो भी इस चैप्टर में जितना हम डिस्कस कर सकते थे, ठीक है ना, VAC-PR के पोस्टुलेट, उसके ऊपर ट्रू एंड फॉल्स क्या पूछा जा सकता है, असर्शन रीजन क्या पूछा जा सकता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करके, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देन
जो हमारे पास टोटल हाइड्रोजन ऑर्बिटल काउंट करके और रेगुलर ज्योमेट्री और डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बॉन्ड एंगल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास एमपी सेट का, जिसमें था बीएससी पोस्टुलेट्स ऑफ बीएससीपीआर बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। और उससे जो रहता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड द डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये हम देख चुके हैं इंट्रोडक्टरी, ठीक है ना। वो डिटेल में फिर रहता है कि वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल, जैसे हमारे पास एक ही ग्रुप के, अगर हम जैसे एग्जांपल के लिए देखें इसमें कि हमारे पास कोई भी एक ही ग्रुप है ना, ठीक है, से H2O, ठीक है, H2S, H2AC एंड H2T, है ना, ठीक। तो इसमें अगर हमारे पास जो सराउंडिंग एटम है वो हाइड्रोजन है, तो उस केस में जो रहेगी बॉन्ड एंगल में किस तरीके से वेरिएशन आएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें OF2, SF2, ACF2, TEF2, ठीक है ना। तो इनमें क्या होती है, देखो अगर इनमें हाइब्रिडेशन देखें, सभी में देखो इसकी हाइब्रिडेशन देखेंगे और इसकी हाइब्रिडेशन देखेंगे, ठीक है। तो दोनों केस में अगर हाइब्रिडेशन देखें तो H2O में भी हमारे पास ऑक्सीजन में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, चाहे तो जो हमारा फॉर्मूला है वो अप्लाई करके देख लें, या फिर सिंपली क्या कि हमें पता है ये क्या है, सेंट्रल एटम हर केस में क्या है, 16 ग्रुप एलिमेंट, तो सिंपल से 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 2 3 4 5 6 और मोनोवेलेंट एटम सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे, तो एक जो इलेक्ट्रॉन जो हमने लिखा उसको बॉन्ड पेयर में बदल दो। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, देखो टू बॉन्ड पेयर प्लस टू बॉन्ड पेयर दैट इज फोर, फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब एक एस की, तीन पी की, sp3, ठीक है। रेगुलर ज्योमेट्री होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, और ये पेट शेप हो गया, ठीक है ना। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडेशन अगर इसकी sp3 है, तो बॉन्ड एंगल इसका होना चाहिए था 109 डिग्री, 109.5 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि क्या है ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, इसमें अगर हम देखें तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन जो रहता है वो लोन पेयर रिपल्शन जो रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है कंपेरिजन टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा रहता है कंपेरिजन टू बॉन्ड पेयर, है ना, ठीक है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ रहा है, तो इसके कारण बॉन्ड एंगल जो 109 डिग्री होना चाहिए था, उसकी जगह ये डिस्टोर्शन के कारण कितना हो जाता है, 104.5 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव होते हैं, ठीक है, तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, जैसे जैसे क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज होती है, ठीक है, तो जो लोन पेयर है वो ज्यादा डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो एज द लोन पेयर डिफ्यूजन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रीजन ऑफ द बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, मतलब जैसे देखो यहाँ पे अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे ना, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे यहाँ पे, ठीक, क्लियर है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जैसे जैसे क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है ना, एज वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेलेनियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन टेलुरियम, ठीक है ना। तो जैसे ही डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम कम होती गई, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते गए, हमारे थोड़े से यहाँ से शिफ्ट होते गए, ठीक है ना, यहाँ पे। तो इनके बीच में जो रिपल्शन है जो अभी क्या है ज्यादा है वो कम होता गया, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी क्या होते गए, डिफ्यूज होते गए, तो यहाँ पे रिपल्शन बढ़ता गया। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की क्या होती जाती है, कम होती जाती है, तो और लोन पेयर रिपल्शन बढ़ता जाता है और बॉन्ड एंगल जो रहता है वो कम होता जाता है, ठीक है। और उसी में अगर जो सराउंडिंग एटम है जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है हमारी, अगर हम देखें देखो OF2, ठीक है, OF2 इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो थे वो क्या होते गए, ये जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई तो ये कहाँ दूर जाते गए, है ना, ठीक है ना, इससे दूर जाते गए, किसके कंपैरिजन में, यहाँ पे, ठीक है। तो इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम की तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, लेकिन सेंट्रल एटम की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर जाते गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिपल्शन जो है वो कम हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे रिपल्शन कम होने के कारण इसमें बॉन्ड एंगल जो रहेगा डाउन द ग्रुप बढ़ता जाएगा। तो इसमें डिफरेंट ग्रुप के साथ वेरिएशन कैसे होती है, क्या होती है, ठीक है ना। और डिफरेंट और जो रहेगी के वेरिएशन दूसरे ग्रुप में भी देखेंगे, जैसे NH3, NHPS3, ASS3, SbS3, इनमें डाउन द ग्रुप वेरिएशन किस तरीके से होती है जब हम सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम को चेंज बदल देते हैं, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसमें इसका जो अलग से आएगा एलिमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, डिटेल डिस्कशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट स्पेशली द पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। तो उसमें इसको अलग से पढ़ेंगे ग्रुप वाइज, ठीक है। तो वहां पे अलग से जो ट्रेंड्स रहते हैं हमारे पास किसके, बॉन्ड एंगल के, देन इसके बाद में और भी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहती है बॉन्ड एंगल के अलावा भी, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री में वेरिएशन, ये हम डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें अभी तक जो VAC PR पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर किसमें आए हुए हैं हमारे MP सेट एग्जामिनेशन में और MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में जो आए हुए क्वेश्चन है उन सभी को हम एक बार के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।